ओके, अस्सलाम वालेकुम। सो इस वीडियो में हम ओईटी लेटर राइटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, हम लेटर पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने लेटर पैटर्न्स जो टेम्पलेट है वो कैसे लिखना होता है। तो सबसे पहले लेटर आपके पास 4 तरह के होते हैं। हम इसको जो है वो बॉक्स वाइज बना लेते हैं ताकि मैं आपको बताऊँ कि डिफरेंट जो लेटर के पैटर्न होते हैं वो कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेफरल लेटर की। ठीक है, रेफरल लेटर एक ऐसा लेटर होता है जो कि आपका जो जीपी होता है वो किसी प्रॉब्लम की वजह से आपके किसी स्पेशलिस्ट को लिखता है ताकि वो प्रॉब्लम, क्योंकि जीपी नहीं करेक्ट कर सकता तो वो कोई और करे। सबसे पहले आपका जो लेटर का होता है ना वो पर्पस होता है। अब पर्पस जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर्पस के आपके 3 मार्क्स होते हैं जिसमें से 2 आउट ऑफ 3 लेना बहुत ज़रूरी होता है आपके लेटर के पास करने के लिए। पर्पस में ना आपने 2 चीज़ें लिखनी होती है। नंबर 1 कि आप पहले तो ये होता है ना कि आप जो लेटर लिख रहे हो वो किस वजह से लिख रहे हो, वाई। ठीक है, वाई आर यू राइटिंग द लेटर। और नंबर 2 होता है टू हुम, कि किसको आप लेटर लिख रहे होते हो। और नंबर 3 ये होता है कि आप जिसको लेटर लिख रहे हो आप उससे क्या चाहते हो, व्हाट। ठीक है, तो ये जो है वाई, हुम, व्हाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों क्वेश्चन के सवाल ना आपने अपने पर्पस में कवर करने होते हैं। आप ये लेटर क्यों लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो और उससे क्या चाहते हो, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपके पर्पस में होनी चाहिए, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद ना यहाँ पे आ जाती है पेशेंट की हिस्ट्री। पेशेंट की चाहे उसकी फैमिली हिस्ट्री हो, चाहे उसकी पर्सनल हिस्ट्री हो, चाहे उसकी कोई भी सोशल हिस्ट्री हो, वो सारी की सारी हिस्ट्री जो होती है ना वो आपने यहाँ पर फैमिली हिस्ट्री में हिस्ट्री वाले पैराग्राफ में लिखनी होती है। ठीक है, तो पहला आपने पैराग्राफ आपके पास बनेगा पर्पस का, उसके बाद आपके पास हिस्ट्री का पैराग्राफ बनेगा। हिस्ट्री के बाद जितने भी आपके सब्सिक्वेंट विजिट्स हैं ना वो आपने ऐड करने होते हैं। फिर आपके पास जो नेक्स्ट आ जाएगा वो क्या आता है, सब्सिक्वेंट विजिट्स। जितने भी विजिट होते हैं, फर्स्ट विजिट, सेकंड विजिट, थर्ड विजिट, उन सबको ना यही आपका इस लेटर राइटिंग का आर्ट होता है कि हमने इन सारे विजिट को कंपाइल करके एक जो है ना वो पैराग्राफ में करना होता है, जितने भी बीच में विजिट्स होते हैं। और इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि आपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करना है और इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को एक्सक्लूड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको सिर्फ ये स्किल आती होगी ना तो आपका लेटर पास है। सब्सिक्वेंट विजिट के बाद आपका जो है वो आ जाएगा फिर लास्ट विजिट, जो कि होता है टुडेज विजिट। लास्ट विजिट आ जाएगा, या फिर उसको हम जो भी टुडेज विजिट होता है ना, जो आज की डेट का विजिट होता है वो आपके पास होता है। ठीक है, तो उसका आप जो है वो मेन पैराग्राफ बना दोगे और फिर आपके पास कंक्लूजन आती है। और कंक्लूजन जो है ना उसमें यही होता है कि जिसमें आप रिक्वेस्ट करते हो, आपको पता ना कि वो एंड पे आपने बताना होता है कि योर एफर्ट्स टुवर्ड्स हिज करेक्ट डायग्नोसिस वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इन केस ऑफ एनी क्वेरी फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। तो वो जो कंक्लूजन होता है वो आपने इसमें डालना होता है। तो ये आपका रेफरल लेटर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं अर्जेंट रेफरल लेटर की। ठीक है, अर्जेंट या फिर जिसको हम यहाँ पे इमरजेंसी रेफरल लेटर कहते हैं। जो आपका अर्जेंट रेफरल लेटर होता है उसमें भी आपके पास रेफरल लेटर की तरह का होता है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें जो है वो ऊपर नीचे होती हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि आपने पर्पस ही लिखना है, होम, वट और वाई। ठीक है, ये आपने लिखना होता है, वाई, होम और वट। ठीक है, पर्पस के बाद यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले टुडेज विजिट। वाई टुडेज विजिट? टुडेज विजिट यहाँ पे इस वजह से पहले आएगा क्योंकि इस यानी कि पैराग्राफ, इस लेटर में आपने ये बताना होता है कि पेशेंट आज किस वजह से आया। आपने उसकी पुरानी डिटेल्स को नहीं डिस्कस करना, आपने ये बताना कि पेशेंट आज किस वजह से आया। रेफरल लेटर का जो इमरजेंसी रेफरल लेटर होता है या अर्जेंट लेटर होता है उसकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने पर्पस के फ़ौरन से बाद आपने टुडेज विजिट लिखना है, क्योंकि आप ये नहीं बताओगे पर्पस के बाद कि अच्छा वो जो है ना वो फॉर एग्जांपल 24 मई 2020 को उसको ये हुआ था, फिर 23 जनवरी 2021 को उसको ये हुआ था। ये नहीं, आपने आज का विजिट बताना है। पेशेंट वो उसको सर्जन को क्या करना है पुराने विजिट जान के, तो आपने टुडेज विजिट बताना है। उसके बाद जितने भी प्रीवियस विजिट्स थे उसमें से जितनी भी इंपॉर्टेंट बात थी ना उसको आपने कंपाइल करना होता है। जितने भी प्रीवियस विजिट थे, 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन सिर्फ इंपॉर्टेंट बात। अगर फॉर एग्जांपल आप जो लेटर लिख रहे हो वो इस वजह से लिख रहे हो क्योंकि पेशेंट को जो है डायबिटीज़ जो है ना उसकी मतलब उसका ग्लाइसेमिक कंट्रोल अच्छा नहीं है, और ये उन्होंने ये बताया फर्स्ट विजिट में कि 2020 में उसका एक एक्सीडेंट हुआ था, या 2020 में जो है वो उसको हम कुछ भी कह सकते हैं कि चलो उसको जो है वो जो राइट नी है उसमें पेन शुरू हो गई थी, यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस था। अब ये डायबिटीज़ से रिलेटेड एज सच नहीं है, तो ये आपने इस विजिट इंक्लूड नहीं करना, सिर्फ इंपॉर्टेंट रेलेवेंट विजिट इंक्लूड करना है। फॉर एग्जांपल आप ये बता सकते हो, आपको हो सकता है मेंशन किया हो कि इस साल में वो डायबिटीज़ को डायग्नोज हुआ था, वो आप जरूर मेंशन करोगे। अच्छा, प्रीवियस विजिट के बाद आपने फिर बता दी होती है हिस्ट्री। मतलब अब यहाँ पे आओगे हिस्ट्री, क्योंकि आपको पता ना कि आपके जो केस नोट्स होते हैं उसमें सबसे पहले हिस्ट्री लिखी होती है, लेकिन जब आपने अर्जेंट रेफरल लिखोगे तो आपके पास जो है ना एंड पे आपने हिस्ट्री लानी होती है। ओके, और हिस्ट्री के बाद ना फिर आपको पता है वही जैसे कि कंक्लूजन होता है। तो आपका जो इमरजेंसी रेफरल लेटर है या अर्जेंट रेफरल लेटर है उसका ये पैटर्न होना चाहिए कि जिसमें आप जो है पहले पर्पस लिखो, उसके बाद आप टुडेज विजिट बताओ, फिर आप प्रीवियस विजिट बताओगे, फिर आप हिस्ट्री बताओगे, फिर कंक्लूजन बताओगे। ठीक है, अर्जेंट और इमरजेंसी रेफरल लेटर्स जो होते हैं ये दो डिफरेंट तरीके से भी आप लिख सकते हो, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। वी डू नॉट वांट टू गेट कन्फ्यूज्ड। अभी तक आपको जो है ये जो पैटर्न है ना, ये जो आप अर्जेंट रेफरल लेटर का ये पैटर्न लिखते हो तो ये सब हर जगह एक्सेप्टेड होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम डिस्चार्ज लेटर पे। डिस्चार्ज अब जो लेटर होते हैं ना, या जो आपके ट्रांसफ़र लेटर होते हैं वो थोड़ा बहुत इन्हीं के ऊपर नीचे करके ना तो आपका काम इसमें चल सकता होता है।
अच्छा देखो, रेफरल लेटर का तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट बन गया ना। फॉर एग्जांपल आप जो एक रेफरल लेटर लिख रहे हो, रेफरल लेटर में वो जो जीपी है वो एक आपके पास स्पेशलिस्ट को लिख रहा है, तो उसमें इस वजह से पेशेंट की जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसकी पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री और सोशल हिस्ट्री, वो आप पहले लिखोगे, फिर आप सब्सिक्वेंट विजिट लिखोगे और फिर लास्ट विजिट। मतलब आपके पास ऑर्डर वही होता है जो कि केस नोट्स का होता है। डिस्चार्ज लेटर भी ऑलमोस्ट रेफरल लेटर की तरह का ही होता है, लेकिन ये आपके पास अब ये क्या होता है कि डिस्चार्ज लेटर वो लेटर होता है जो कि एक स्पेशलिस्ट जो होता है ना, वो वापस से जीपी को लिख रहा है कि अब आपका पेशेंट ट्रीट हो गया है, हमने जो भी ट्रीटमेंट करी थी वो उसको दे चुके हैं, उसकी हॉस्पिटल में ये मैनेजमेंट हुई थी, ये नर्सिंग मैनेजमेंट थी, अब जो है वो आप उसको अपने पास रखिए और उसको फॉलोअप जो है उसके लिए करते रहे। तो इसमें जो आपके पास फर्स्ट बात तो हमेशा पर्पस आ जाएगा, पर के पर्पस के बाद अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इनिशियल विजिट, कि वो बेसिकली हॉस्पिटल आया क्यों था, उसकी जो इनिशियल विजिट का मतलब है हॉस्पिटल एडमिशन, कि उसका जो हॉस्पिटल एडमिशन था वो किस वजह से था। ठीक है, तो इसमें आप हॉस्पिटल एडमिशन के बारे में बताओगे कि हॉस्पिटल एडमिशन जो है ना वो किस बारे में था, और ये क्या हॉस्पिटल एडमिशन के अर्ली स्टेजेस क्या थे। हॉस्पिटल स्टे के बारे में बताओगे। हॉस्पिटल स्टे के बाद आप यहाँ पे बताओगे, जो नेक्स्ट पैराग्राफ होगा ना उसमें हम बताएंगे यहाँ पे कि उसकी मैनेजमेंट क्या हुई, उसकी जो भी मैनेजमेंट थी। ठीक है, मैनेजमेंट इंक्लूडिंग जो भी उसकी मेडिकल मैनेजमेंट हुई, जो भी उसकी सर्जिकल मैनेजमेंट हुई, या जो भी उसकी क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका रेफरल लेटर ये होता है कि एक पेशेंट है जिसकी सर्जरी हुई थी ऑस्टियोआर्थराइटिस की, अब वो ठीक हो गया, अब उसको जो है वो वापस भेज रहे हैं। तो जो भी मैनेजमेंट थी, चाहे वो मेडिकल मैनेजमेंट थी, ठीक है, चाहे उसकी मेडिकल मैनेजमेंट होती है, चाहे कोई भी सर्जिकल मैनेजमेंट होती है, और चाहे जो भी नर्सिंग मैनेजमेंट भी उसको प्रोवाइड की गई थी, जो भी वोंड केयर थी ना, वो भी आपने सारा कुछ एक साथ मैनेजमेंट वाले पैराग्राफ में लिखनी है। और एट द एंड ऑफ द डे आपने बताना होता है डिस्चार्ज प्लान, क्योंकि डिस्चार्ज लेटर में ना एंड पे जरूर डिस्चार्ज प्लान लिखा हुआ होता है। तो आप डिस्चार्ज प्लान को और जो लास्ट पैराग्राफ होता है उसको एक साथ भी लिख सकते हो। मैं आपको डिफरेंट लेटर्स लिख के दिखाऊंगी और एंड पे आपका आ जाएगा कंक्लूजन। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न होता है, क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि डेफिनेटली आपने स्टार्ट करा होगा ना, आप ये तो नहीं बता सकते डिस्चार्ज लेटर से कि पहले वो एडमिट किस वजह से हुआ था, उसको बताए बगैर तो नहीं हम आगे चल सकते ना। तो हम इनिशियल विजिट बताएंगे, हॉस्पिटल एडमिशन के हवाले से, मैनेजमेंट में जो भी हॉस्पिटल में उसकी मेडिकल सर्जिकल नर्स से मैनेजमेंट हुई उसको बताएंगे, फिर आपका डिस्चार्ज प्लान और कंक्लूजन। और जो हमारा लास्ट लेटर आ जाता है वो आपका आता है ट्रांसफर लेटर। ठीक है, सो ट्रांसफर लेटर अब आपका लास्ट लेटर आ जाता है। अब ट्रांसफर लेटर जो होता है ना वो भी आपका अच्छा, अब ट्रांसफर लेटर जो होता है ना वो दो तरह का ट्रांसफर हो सकता है। एक आपका होता है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर होता है जो कि जीपी टू जीपी जाता है। फॉर इंस्टेंस हम ये बात करें कि एक पेशेंट जो है वो, आपको एक लेटर है ऐसा जिसमें पेशेंट जो है ना वो एक जगह नई जगह पे शिफ्ट हो रहा है, तो उसको यहाँ पे वो एंशियस है इस हवाले से कि वो नई जगह पे जाएगा तो वो कैसे कोप अप करेगी। एक फीमेल पेशेंट है और वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है, एक लेटर आप देखोगे कि वो प्रेग्नेंट हो जाती है और वो नई जगह पे जा रही होती है, तो वो उस बारे में टेंस्ड होती है। तो ये आपके पास एक इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर लेटर होता है। अब जो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर लेटर होगा, जब एक जीपी से दूसरी जीपी को जाएगा, तो आप खुद बताओ कि वो जो नए जीपी को वो जा रहा है उसको तो उस पेशेंट के बारे में खुद भी नहीं, कुछ भी नहीं पता। तो इसका मतलब है कि अब हमने नए जीपी को पेशेंट के बारे में सब कुछ बताना है, उसकी पर्सनल हिस्ट्री, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, उसकी सोशल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, और जो भी उसके फॉर एग्जांपल जो भी उसके रीसेंट इश्यूज चल रहे हैं वो आप शुरू से बताओगे एंड तक। आज लास्ट विजिट पे उसने आके क्या कंप्लेन की थी वो सारा कुछ आप उसमें बताओगे ना। तो ये जो रेफरल होता है ये बिल्कुल आपके पास एक रेफरल लेटर के पैटर्न पे होता है। रेफरल लेटर का पैटर्न क्या होता है हम एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं कि पेशेंट का सबसे पहले हम यहाँ पे उसका जो है वो पर्पस, तो आपको पता है कि हर जगह पे सबसे पहले होगा पर्पस, के बाद उसकी जितनी भी हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री में आपको उसकी पर्सनल हिस्ट्री, उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, सारी हिस्ट्रीज आ जाएंगी। हिस्ट्री के बाद जितने भी उसके इनिशियल विजिट्स थे, जिस वजह से वो हॉस्पिटल अभी रिसेंटली आ रही थी, जो उसको कोई रीसेंट इशू चल रहा था, उसके बाद आपने बता देना है कि वो आज का विजिट जो था वो लास्ट विजिट था, वो किस वजह से था। जैसे कि वो लास्ट वाले विजिट में इस वजह से भी एंशियस थी कि एक तो वो नई जगह पर जा रही है, और दूसरा क्या है कि वो फॉर एग्जाम्पल प्रेगनेंट है, तो उसको ये नहीं पता कि वो इस प्रेगनेंसी से कोप अप कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, और फिर आपने कंक्लूड कर देना है। जो नॉन मेडिकल ट्रांसफर होता है ना उसमें ये होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल आपने पेशेंट को जो है, पेशेंट को पहले एक मसला ये हुआ था कि पेशेंट को फॉर एग्जांपल उसकी कोई नी सर्जरी हुई थी। अब नी सर्जरी के बाद जब वो दोबारा जो है ना वो अपने वर्क पे जाना चाह रहा है, उससे पहले आप ये चाहते हो कि मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को एक लेटर लिखूँ कि जाके उसकी वर्क प्लेस असेसमेंट करें। तो उस लेटर्स, ये जो लेटर्स होते हैं ना, जो नॉन मेडिकल पेशेंट को फॉर एग्जांपल किसी आपने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को लिखनी है या रिहैबिलिटेशन को उसको ट्रांसफर करना है, उनमें भी हमें उनको बताना पड़ता है कि उनका क्या क्या मसला था, कि पहले उनको मसला क्या हुआ, फिर उनको उसकी ट्रीटमेंट क्या दी गई, और फिर उसका अब जो है उनको किस ट्रीटमेंट के साथ उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो ये सारी बातें, तो ये जो है ना वो आपका किस वजह से बन जाता है कि डिस्चार्ज लेटर की तरह का बन जाता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी होती है कि आपका जो होता है ना ट्रांसफर लेटर, वो दो तरीके का हो सकता है। अगर तो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर है तो वो रेफरल लेटर के पैटर्न में लिखा जाता है, और अगर वो किसी नॉन मेडिकल पर्सनल को ट्रांसफर है, किसी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या रिहैबिलिटेशन सेंटर में ट्रांसफर होता है, तो हम उसको डिस्चार्ज लेटर के हवाले से लिखते हैं। अब मैं डिस्चार्ज लेटर के हवाले से फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपने पर्पस लिखना होगा। पर्पस के बाद अब बताओगे कि उसको इशू क्या हुआ था, यानी कि आप इसमें इंक्लूड करोगे वही बात होगी ना कि उसके इनिशियल विजिट्स क्या थे, उसके हॉस्पिटल एडमिशन जो है वो किस वजह से हुआ था, या उसको जो है ना वो इनिशियल इशू क्या था,
ठीक है, कोई भी लेटर, कोई भी हो सकता है ना, कोई सर्जरी हो सकती है, उसका इनिशियल इशू क्या था, फिर उसके बाद उसको क्या ट्रीटमेंट दी गई, ठीक है, क्या उसका हॉस्पिटल स्टे में क्या हुआ था, उसको जो है वो मैनेजमेंट, वही आ गया ना कि मैनेजमेंट क्या आ जाएगा, जो कि डिस्चार्ज लेटर का पैटर्न होता है, और मैनेजमेंट के बाद अब उसको किस प्लान के साथ डिस्चार्ज किया जा रहा है, तो डिस्चार्ज प्लान यहाँ पे लिखा जाएगा। और ये फॉर एग्जाम्पल आप वर्क प्लेस असेसमेंट में आप ये बताते हो, उसको कहते हो कि प्लीज़ आप जिस जगह पे वो काम कर रहा है देखें कि वो वहाँ पे उस तरीके से काम कर सकता है, या फिर वहाँ पे वो एडजस्टमेंट की जा सकती है कि वो काम कर सके, तो ये लिखा होता है। और फिर एंड पे वही कंक्लूजन। सो दैट वाज अबाउट दी आपके पास क्या कहते हैं डिस्चार्ज ट्रांसफर लेटर के हवाले से, जिसमें आपने अगर इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर है तो वो रेफरल लेटर के पैटर्न में लिखा जाता है, और अगर वो नॉन मेडिकल पर्सन को ट्रांसफर है तो वो डिस्चार्ज लेटर के पैटर्न पे लिखा जाता है। So in this video we talked about different OET letter writing patterns. In the next video we will talk about OET letter template. If you have any questions you can ask me in the comments below. Thank you.